नमस्कार सर्वांना, जय महाराष्ट्र. उत्तर पश्चिम लोकसभा क्षेत्रातील गृहनिर्माण सहकारी संस्थांचे सर्व पदाधिकाऱ्यांचे या ठिकाणी मी स्वागत करतो. या कार्यक्रमाचे आयोजक आदरणीय खासदार, शिवसेना नेते व आम्हा सर्व शिवसैनिकांचे मार्गदर्शक आदरणीय कीर्तिकर साहेब. आज या कार्यक्रमाला ज्यांनी प्रमुख मार्गदर्शन केलं आणि याच्या पुढे त्यांचं प्रश्न उत्तराचा तास होणार आहे. माझे गुरु, मी त्यांना माझे गुरु म्हणतो, असे रमेश प्रभू साहेब. यानंतर आपल्याला अजून एक चांगलं मार्गदर्शन या ठिकाणी होणार आहे, ते ॲडव्होकेट उदय वावीकर साहेब. त्यानंतर आत्ता ज्यांचं आगमन झालं ते आपले हेमंत मेहता, हितेंद्र मेहता, हे ज्येष्ठ आर्किटेक्ट आहेत. ज्या वॉर्डमध्ये मी नगरसेवक होतो आणि त्या वॉर्डचे एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर म्हणून बिल्डिंग प्रपोजल डिपार्टमेंटचं ज्यांनी काम पाहिलं व आता ते के वेस्ट वॉर्डमध्ये आहेत, के ईस्ट के वेस्ट वॉर्ड, आपले नवनाथ गाडगे साहेब. या कार्यक्रमाला आवर्जून उपस्थित असलेले उपनिबंधक दहीवाते साहेब. या कार्यक्रमाचं ज्यांनी आयोजन केलं, संयोजन केलं, ते संजय कदमजी. या विभागाचे समन्वयक बाळा आंबेकर, उपविभाग प्रमुख राजेश शेट्टी साहेब, संजय पवारजी, प्रसाद आहिरेजी, अरुण खानजी, नगरसेविका प्रीतमताई व उपस्थित सर्व बंधु भगिनी आणि माता. रमेश प्रभु साहब के भाषण में बार बार एक ही उल्लेख आ रहा था कि अभिषेक घोसालकर को पूछो, अभिषेक घोसालकर को पूछो. लेकिन आपको मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो हाउसिंग, उपनगर हाउसिंग फेडरेशन, ये आपका ही एरिया का एक फेडरेशन था. अंधेरी में गए 15 साल से ये फेडरेशन की स्थापना हुई थी. लेकिन मेरे ख्याल से आपको किसी को पता नहीं होगा कि ये फेडरेशन का कामकाज क्या है या इस फेडरेशन के पदाधिकारी कौन थे. जब भी मैंने और प्रभु साहब ने इस फेडरेशन के बारे में, इस फेडरेशन को टेक ओवर करने के बारे में या इस फेडरेशन में हम पदाधिकारी कैसे बन सके, इस बारे में हमने सोचा. और 4 महीने पहले ही ये फेडरेशन में मेरी अध्यक्ष के नाते और प्रभु साहब इनकी सचिव के नाते वहाँ पे नियुक्ति हुई है. अभी हम सब कहते हैं कि ये फेडरेशन का कामकाज क्या है, वो तो मैं बताऊंगा. लेकिन आप जिस क्षेत्र से आते हो, ज्या गृहनिर्माण सहकारी संस्थांमध्ये आपण पदाधिकारी आहोत, आपने अगर देखा रहेगा तो ये महाराष्ट्र की, खास करके अपनी देश की जो प्रगती हुई है, जी काय प्रगती आपल्या देशाची झाली, त्याचं खरं कारण हे सहकार क्षेत्र है. आप अगर सुबह उठते हो तो आपके घर में पहला पेपर आता है, न्यूज़पेपर आता है, उसके बाद में दूध आता है, दोपहर का सब्जी, ये सब भी चीज़ आती है. ये सभी चीज़ के पीछे ये कोऑपरेटिव सेक्टर का हाथ है. ये आपको अगर पता नहीं रहेगा तो मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ. अभी ये सहकार मतलब क्या है, कोऑपरेटिव मतलब क्या है कि एक दूसरे को कोऑपरेशन करके अगर एक इंसान अपना काम सिंगली नहीं कर पाता तो दूसरे का सहकार्य लेके वो अपना काम एक साथ आके करने के लिए जो कोऑपरेशन लगता है उसको कोऑपरेटिव कहते हैं. उसी तरह कोऑपरेटिव संस्था है, उसी तरह गृह निर्माण सहकारी संस्था है. अभी गृह निर्माण सहकारी संस्था में भी आप जब भी गृह निर्माण सहकारी संस्था की स्थापना करते हो तभी आप वो फ्लैट ओनर और वहाँ के सभासद, आप शेयर होल्डर वहाँ पे बन जाते हो. इस तरह गृह निर्माण सहकारी संस्था की स्थापना होती है. और ये स्थापना जब भी होती है तभी मैं तो कहता हूं कि एक तरह का राजमार्ग, मतलब उस सेक्रेटरी चेयरमैन बनना, उस सोसाइटी का सेक्रेटरी चेयरमैन बनना, मतलब एक प्रकार का नगर सेवक, आमदार, खासदार का इलेक्शन लड़ना, इस तरह वो इलेक्शन होता है. इलेक्शन तो होते वक्त हमें बहुत अच्छा लगता है कि अभी इस कमेटी मेंबर का मैं कमेटी में आऊंगा, अध्यक्ष बनूंगा, सेक्रेटरी बनूंगा, पर उसके बाद सोसाइटी में कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं और रात को 12 बजे भी आपके घर की बेल बज जाती है.
और फिर उसमें ईगो प्रॉब्लम, फिर सेक्रेटरी अगर काम कर रहा है, चेयरमैन अगर काम कर रहा है, कमेटी अगर काम कर रही है, तो वो कमेटी किस तरह का पगार नहीं ले रही, एक ऑनररी जॉब वहां पे कर रही है, और इस ऑनररी जॉब के हिसाब से आपको बहुत सारे कठिनाइयों को वहां पे सामना करना पड़ता है। अब ये गृह निर्माण सहकारी संस्था ये 20व्या शतकामध्ये या गृहनिर्माण सहकारी संस्थांना खऱ्या अर्थाने मुंबई शहरामध्ये एक मोठ्या प्रमाणात वाव आला आणि 1912 साली इस भारत में एक कोऑपरेटिव एक्ट हमारा आया आणि पहिली संस्था या देशातली पहिली संस्था 1915 साली या मुंबई शहरात सारस्वत कोऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी करून स्थापन झाली। म्हणजे आपल्याला अभिमान वाटेल की आपल्या मुंबई शहरातच देशातली पहिली गृहनिर्माण सहकारी संस्था त्या ठिकाणी स्थापन झाली। हे करत असताना या गृहनिर्माण सहकारी संस्थांचे दोन प्रकार आहेत, एक टेनंट को पार्टनरशिप आणि एक टेनंट को ओनरशिप, अशा प्रकारे दोन प्रकार या गृहनिर्माण सहकारी संस्थांमध्ये त्या ठिकाणी येतात। आपण सर्वांनी ऐकलं असेल, प्रभू साहेबांच्या भाषणामध्ये माझा उल्लेख झाला की मी मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती कोऑपरेटिव्ह बँकेचा डायरेक्टर म्हणून आज काम करतो। माझ्या मते कितने लोगों का मुंबई डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में अकाउंट है? मोर देन 30-40% लोगों का मुंबई डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में अकाउंट है। आज उस कोऑपरेटिव बैंक का डायरेक्टर के नाते मैं आज गए 8 साल से वहां पे काम कर रहा हूं। आपको पता होगा कि ये मुंबई डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में 15,000 से ज्यादा हाउसिंग सोसाइटी का अकाउंट या 15,000 से ज्यादा हाउसिंग सोसाइटी वहां पे शेयर होल्डर है। मुंबई डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक की स्थापना या कोई भी डिस्ट्रिक्ट बैंक की स्थापना अगर होती है तो उसका रीजन एक ही होता है कि वो फार्मर्स को वहां पे लोन दे पाए। अगर आपने देखा तो मुंबई डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक या मुंबई शहर में फार्मिंग ये तो होती ही नहीं है, तो ये मुंबई डिस्ट्रिक्ट बैंक की जरूरत क्यों पड़ी? तो आपको पता है कि मुंबई में समुद्र किनारा है, आज वहां पे फिशरमैन की अलग संस्था है, ती मच्छीमार संस्था म्हणून आपण त्या ठिकाणी त्यांना म्हणतो। त्या मच्छीमार संस्थांच्या बरोबरच एक सबसे बड़ा सेक्टर है वो गृहनिर्माण सहकारी संस्था, और ये या दोनच कारणामुळे या मुंबई डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव्ह बँकची त्या ठिकाणी स्थापना झाली। आणि आज अभिमानाने सांगू इच्छितो, या ठिकाणी या विभागाचे खासदार आदरणीय गजानन कीर्तीकर साहेब यांचं आगमन या ठिकाणी झालेलं आहे। कृपया जोरदार टाळ्याने त्यांचं आपण या ठिकाणी स्वागत करूया। आदरणीय कीर्तीकर साहेबांचं या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे। आज साहेबांनी 2 कार्यक्रम या ठिकाणी ठेवले होते। आज अंधेरी पूर्वलाही एक चांगला प्रतिसाद त्या ठिकाणी मिळाला आणि आम्ही सर्व वक्ते त्या ठिकाणी होतो। आज अंधेरी पश्चिमलाही या एक आलिशान हॉलमध्ये वालिया ट्रस्टच्या माध्यमातून हा हॉल एक सुसज्ज असा हॉलमध्ये आज कार्यक्रम ठेवलेला आहे। मी कीर्तीकर साहेबांचे पुन्हा एकदा मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो की आपण गृहनिर्माण सहकारी संस्थांचे जे जटिल प्रश्न आहेत, या प्रश्नाचे उत्तर घेण्यासाठी आम्हा सर्व वक्त्यांना या ठिकाणी आपण बोलवले। साहेब, मी हे सांगत होतो यांना की मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती बँक आज त्याचा संचालक म्हणून मी गेले 8 वर्ष त्या ठिकाणी कार्यरत आहे आणि आपल्याला आश्चर्य वाटेल की 15,000 गृहनिर्माण सहकारी संस्थांचा शेअर्स त्या बँकेत आहेत आणि साधारण 5,000 कोटीच्या ठेवी या मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती बँकेमध्ये या हाऊसिंग सोसायटीच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी ठेवलेल्या आहे। आजचा जो मला विषय दिलेला आहे, या हाऊसिंग सोसायटी बरोबरच मी उपनगर हाऊसिंग फेडरेशनचा
अध्यक्ष या नात्याने काम करतोय. गेले 4 महिने माझी त्या ठिकाणी निवड झालेली आहे आणि ह्याचं कार्यक्षेत्र काय आणि ह्याचं कामकाज काय याच्याबद्दल आज मी सांगण्यासाठी या ठिकाणी उभा आहे. आज उपनगर हाऊसिंग फेडरेशन हे बांद्रा ते दहिसर आणि कुर्ला ते मुलुंड असं ईस्टर्न आणि वेस्टर्न अशा दोन्ही उपनगराचं त्यांचं ज्युडिशिक्शन आहे. या ज्युडिशिक्शन मध्ये बांद्रा ते दहिसर हे 7 उपनिबंधक म्हणजे डेप्युटी रजिस्ट्रार व 2 जिल्हा उपनिबंधक म्हणजे डिस्ट्रिक्ट डेप्युटी रजिस्ट्रार येतात. बांद्रा ते जोगेश्वरी विभाग 3 मध्ये एकूण 4 वॉर्ड आहेत. एच ईस्ट, एच वेस्ट, के ईस्ट आणि के वेस्ट. गोरेगाव ते दहिसर हा DDR विभाग 4 आपण बोलतो. त्याच्यामध्ये एकूण 3 वॉर्ड आहेत. पी वॉर्ड, आर नॉर्थ वॉर्ड आणि आर साऊथ वॉर्ड. मुलुंड ते कुर्ला कार्यक्षेत्रामध्ये 5 उपनिबंधक म्हणजे डेप्युटी रजिस्ट्रार व 1 DDR म्हणजे जिल्हा निबंधक. कुर्ला ते कांजूरमार्ग DDR 2 आपण असं त्यांना उल्लेख करतो. त्यात 5 वॉर्ड येतात. एल वॉर्ड, एस वॉर्ड, टी वॉर्ड, एम वॉर्ड आणि एन वॉर्ड. म्हणजे ये जो मैंने आपको बताया ये पूरा हमारा हाउसिंग फेडरेशन का कार्यक्षेत्र है. इस कार्यक्षेत्र में जितने भी हाउसिंग सोसाइटी है मेरे ख्याल से 30,000 से ज्यादा हाउसिंग सोसाइटी वहाँ पे कार्यरत है और ये सभी हाउसिंग सोसाइटी ये फेडरेशन के वहाँ पे मेंबर हो सकते हैं. अभी फेडरेशन के मेंबर होने के बाद हम आपको क्या फैसिलिटी दे सकते हैं. पहले तो आपके पास सबके पास बायलॉज होगा. किसी ने बायलॉज पढ़ा है मुझे मालूम नहीं, लेकिन बायलॉज में बायलॉज क्रमांक 6 बायलॉज नंबर 6 में एक वहां पे तरतूद की हुई है कि आपको कंपलसरी कोई भी डिस्ट्रिक्ट फेडरेशन का वहां पे मेंबर होना जरूरी है. अगर आप जाके देखें बायलॉज का 6 नंबर का क्लॉज देखें तो उसमें आपको कंपलसरी कोई भी जिला फेडरेशन का वहां पे मेंबर होना जरूरी है. और मुंबई शहर में 2 ही जिला फेडरेशन है. एक तो मुंबई जिला फेडरेशन और एक मुंबई उपनगर हाउसिंग फेडरेशन. ऐसे 2 प्रकार के फेडरेशन की स्थापना हुई है. उसके साथ साथ अगर आप देखें तो बायलॉज में 88 नंबर का जो बायलॉज है उसमें 9 नंबर की जो सेक्शन है वो सेक्शन में जब भी हाउसिंग सोसायटी की स्थापना होती है, जेव्हा आपल्या गृहनिर्माण सहकारी संस्थांची स्थापना होते त्याची जेव्हा पहिली जनरल बॉडी आपण मीटिंग पहला जनरल बॉडी मीटिंग हम लेते हैं, उस जनरल बॉडी मीटिंग में इस तरह का ठराव हमें पारित करना पड़ता है कि हम इस फेडरेशन के मेंबर होने जा रहे वाले हैं. तो ये भी प्राविधान अगर आप देखें तो इस बायलॉज में लिखा हुआ है. अब ये गृह निर्माण सहकारी फेडरेशन का काम क्या है. अगर आपने इस हाउसिंग फेडरेशन के मेंबर हो और हाउसिंग फेडरेशन के पास अगर आप कोई भी ओपिनियन लेने आते हो तो ओपिनियन देने का काम तो वो 2 प्रकार के ओपिनियन हो सकते हैं. एक तो आपको लिखित स्वरूप में हम लोग ओपिनियन देंगे या आपको हम लोग ओरली ओपिनियन वहां पे देंगे. मोस्टली हमारे हाउसिंग सोसाइटी के मेंबर क्या करते हैं, वावीकर साहब जैसे एडवोकेट्स के पास जाते हैं, उनको फी देते हैं और फी देके वहां पे ओपिनियन लेते हैं. लेकिन हमारा जो फेडरेशन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट में कोई भी पैसा नहीं लेते हुए हम लोग वहां पे हमारा ओपिनियन देते हैं. इस तरह जब भी उपनिबंधक जब भी डेप्यूटी रजिस्ट्रार को भी किसी चीज में निर्णय लेना है तभी भी वो हाउसिंग फेडरेशन का वहां पे सलाह लेना, ओपिनियन लेना ये जरूरी है. कभी कभी डेप्यूटी रजिस्ट्रार को वहां पे ऍडमिनिस्ट्रेटर या प्रशासक नेमायचा असेल किंवा कमिटी बरखास्त करनी होगी तो भी डेप्यूटी रजिस्ट्रार को वहां पे हाउसिंग फेडरेशन का ओपिनियन देना ये बंधनकारक है. अगर आपके 2 सोसाइटी है, एक ही सोसाइटी में 2 विंग है, कभी कभी आपको लगता है कि ए विंग की कमिटी अलग हो, बी विंग की कमिटी अलग हो. अगर आपने जनरल बॉडी मीटिंग में एक प्रस्ताव रखा कि ए विंग की जो कमिटी अलग होनी चाहिए, बी विंग की कमिटी अलग होनी चाहिए और आपको वहां पे अपोज हुआ या उस जनरल बॉडी में आपको चाहिए उतना वोट मिला नहीं तो आपको सेक्शन 18 के तहत आप DDR के पास अपील कर सकते हो. और तभी भी
डीडीआर को उसके ऊपर कोई भी निर्णय लेना है तो हाउसिंग फेडरेशन का ओपिनियन लेना जरूरी है। अगर इस तरह केस में अब आप देखें तो अगर ओपिनियन नहीं लिया होगा तो माननीय हाई कोर्ट ने भी इस तरह के केस सेट असाइड किए हुए आपको दिखेंगे। हाउसिंग फेडरेशन का प्रमुख उद्दिष्ट त्याचं एकच आहे की गृहनिर्माण सहकारी संस्थांच्या समितीला शिक्षण प्रशिक्षण देने। आपको मेन हमारा जो काम है वो आपको ट्रेनिंग देना, और जो भी सब सदस्यों को हमने ट्रेनिंग दी होगी वो ट्रेनिंग दिए हुए सदस्यों को वहां पे एक प्रमाण पत्र देना। इस तरह का बेसिक काम ये उपनगर हाउसिंग फेडरेशन वहां पे करता है। इस तरह हाउसिंग फेडरेशन हे तक्रार निवारण एक मोठं जाळं त्या ठिकाणी आपण उभं राहू शकतो। तक्रार निवारण मतलब अलग अलग प्राधिकरण है, पुलिस का प्राधिकरण है, मुंबई महानगर पालिका का प्राधिकरण है, कोऑपरेटिव कोर्ट है, सिविल कोर्ट है, रजिस्ट्रार है। इस अलग अलग प्राधिकरण के पास आपके सोसाइटी की कोई भी कंप्लेंट हो या आपकी पर्सनल उस सभासद करके या मेंबर करके आपकी कोई भी कंप्लेंट हो तो वो दूर करने का काम भी यह हाउसिंग फेडरेशन वहां पे करता है। हाउसिंग फेडरेशन को अगर आपने आपके सोसाइटी के कोई सभासद ने कंप्लेंट दी और हाउसिंग सोसाइटी के पास हमको जाना है और हमें रिक्वेस्ट करनी है उनको कि वहां पे स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग लगाने की भी ताकत या पावर इस हाउसिंग फेडरेशन में है कि आपके सोसाइटी के अंदर कोई भी मेंबर्स की वहां पे कंप्लेंट हो, वो कंप्लेंट प्राप्त होने के बाद हम स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग लगा सकते हैं। इस तरह की प्राविधान इस हाउसिंग फेडरेशन के पास है। अगर आपका सोसाइटी में कोई भी मेंबर आपको फ्लैट इंस्पेक्शन करने नहीं देता, अगर आप हाउसिंग फेडरेशन के पास आते हो तो हम पुलिस प्रोटेक्शन के साथ आपको वो फ्लैट इंस्पेक्शन करने के लिए मदद कर सकते। अगर हाउसिंग फेडरेशन में ऐसे कोई भी सभासद होते जो अपना मेंटेनन्स नहीं भरते, जेव्हा आपली थकबाकी त्या ठिकाणी त्या सभासदांकडून वसूल करायची असते त्यावेळी आपण SRO ची ही नेमणूक त्या ठिकाणी करतो। असे विविध कार्य, ऐसे अलग अलग काम ये हाउसिंग सोसाइटी के माध्यम से वहां पे होते। हम आगे चल के हमारा और आपका संवाद इजी हो इसलिए हम लोग वार्ड कमेटी के वहां पे स्थापना करने वाले। जितने भी मैंने अभी उपनिबंधक के कार्यालय आपको बताए, दहीसर से लेके बांद्रा तक और कुर्ला से लेके मुलुंड तक, ये सभी वार्ड में हम लोग एक वार्ड कमेटी की स्थापना वहां पे करने वाले हैं। और वहां पे स्थानिक उपनिबंधक जितने भी है उनको हम लोग वहां पे पैनल पे लेंगे, सलाहकार करके पैनल पे लेंगे, और जितने भी अलग अलग प्राधिकरण है वो सभी प्राधिकरण के माध्यम से आपको न्याय दिलाने का काम आने वाले समय में हम करने वाले। हम जल्द से ही जल्द इस हाउसिंग फेडरेशन की एक वेबसाइट तैयार करेंगे। जितने भी जानकारी अभी हम लोग ने आपको दी हुई है वो सभी जानकारी उस वेबसाइट पे हम डालने वाले हैं जो आपको इजी एक्सेस वहां पे मिल पाए। हाउसिंग फेडरेशन और क्या काम करती है, तो हाउसिंग फेडरेशन अलग अलग गाइडेंस बुक आपको प्रोवाइड करने का काम वहां पे करती है। रेगुलर में आपने आय और जे रजिस्टर का आपको काम रहता है। बायलॉज जो आप जाते हो, मेरे ख्याल से बम्बई में टाउन में जो मुंबई हाउसिंग फेडरेशन है वहां से आपको बायलॉज की कॉपी मिलती है। लेकिन उपनगर हाउसिंग फेडरेशन का जो ऑफिस है लाराम सेंटर अंधेरी में, वहां से भी आपको अभी बायलॉज की कॉपी, सभासद का ट्रांसफर फॉर्म, जो भी स्टेशनरी का सामान है वो सभी सामान आपको हाउसिंग फेडरेशन वहां पे प्रोवाइड करता है। अभी सबसे बड़ा काम आने वाले समय में ये महाविकास आघाड़ी की सरकार हमें करने वाली है, जो है कि 13 सितंबर 2016 में हम लोग ने एक GR निकाला था। महाराष्ट्र सरकार ने एक GR निकाला था। वो GR था सेल्फ रिडेवलपमेंट के लिए। और अभी प्रभु साहब ने जो कहा कि सेल्फ रिडेवलपमेंट की जरूरत आज इस मुंबई शहर में है, मुंबई बैंक के माध्यम से हम लोग ने मुंबई में 5 हाउसिंग सोसाइटी को वहां पे सेल्फ रिडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट में हम लोग ने लोन प्रोवाइड किया था। और एक प्रोजेक्ट मेरे वार्ड में, वहां जहां का मैं नगर सेवक हूं, उस वार्ड में मैंने वहां पे किया हुआ है। सुमा एंड सैम नाम की वो हाउसिंग सोसाइटी है। आज उनका भी काम एक बिल्डर ने इसी तरह रुकाया था
और उस काम को आगे लेके जाने के लिए हम लोग ने उनको सेल्फ रीडेवलपमेंट के वहाँ पे ऑफर दी। और हाउसिंग सोसाइटी के लोगों ने मुंबई डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक से 10 करोड़ का वहाँ पे लोन लिया और आज उस सोसाइटी 7 माले की, जब पहले 4 माले की थी, अभी 7 माले की बिल्डिंग वहाँ पे खड़ी हुई है। तो सेल्फ रीडेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट ये आया कहाँ से? मेरे ख्याल से आपने कभी सुना था 50 साल पहले की, हमारे 50 साल 30-40 साल 50 साल पहले भी इस बंबई शहर में बिल्डिंगें बनती थी। तभी खाली प्रमोटर था, चीफ प्रमोटर अपॉइंट करके वहां पे हमारे ही लोग एक साथ आके वहां पे फाइनेंस इकट्ठा करते थे। और इसी तरह LIC कॉलोनी, मुंबई महानगर पालिका की कॉलोनीज, RBI कॉलोनीज, अलग अलग कॉलोनीज जो बनी हुई है वो सेल्फ रीडेवलपमेंट के माध्यम से ही बने। बाद में हमें ये सब मगजमारी करनी नहीं है, झंझट कौन करेगा, हमारे पास टाइम नहीं है, तो हम अभी बिल्डर के पास भागते हैं और बिल्डर को हम अपना प्रॉपर्टी देके वहाँ पे सेल्फ रीडेवलपमेंट हम लोग करवाते हैं। लेकिन बोरिवली में साहब एक ऐसी संस्था है, उन्होंने कोई भी बैंक से फाइनेंस नहीं लिया और उन्होंने खुद का रीडेवलपमेंट, खुद के पैसे से सेल्फ रीडेवलपमेंट वहाँ पे किया। वही मेंबर ने एक्स्ट्रा एरिया वहाँ पे खरीदने का एक AGM में इस तरह मीटिंग ली और हमें हर एक मेंबर कितना एक्स्ट्रा एरिया ले सकता है वो एक्स्ट्रा एरिया की लिस्ट निकाली और उन्होंने सेल्फ फंडिंग वहाँ पे खुद फंडिंग वहाँ पे निकाला और वो फंडिंग के माध्यम से उन्होंने रीडेवलपमेंट का काम चालू किया। और जितने 5 या 6 फ्लैट उनको बेचने थे वो 5 और 6 फ्लैट बेच के उन्होंने अपना पूरा बिल्डिंग का खर्चा वहाँ पे निकाला। इस तरह का भी सेल्फ रीडेवलपमेंट वहाँ पे हो सकता है। और जो मैंने बोला कि 13 सितंबर 2016 को हमारे सरकार ने एक कायदा निकाला, वो कायदे का इम्प्लीमेंट करने के लिए आज अभी तक इम्प्लीमेंट हो नहीं रहा है। इसके लिए एक अवेयरनेस और सरकार को इस बारे में जिस तरह 10% हमें एक्स्ट्रा मिलता है सेल्फ रीडेवलपमेंट में, अगर आप जाते हैं तो 10% FSI, मेरे ख्याल से गाड़गे साहब को मैंने पूछा तो 10 नहीं 15% FSI हमें वहाँ पे एक्स्ट्रा मिलता है। इस तरह का प्राविधान इस हमारी GR में है, तो इसका भी आप फायदा उठाएंगे। मेन तो सबसे बड़ी बात है कि ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट की, उसके बाद अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट और स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन, ये तीनों चीज की एमिनेंट स्कीम आनी चाहिए। इसलिए हम लोग ने सुभाष देसाई साहब को, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय उद्धव साहब ठाकरे जी के साहब को और उसी तरह हमारे जितेंद्र आव्हाड साहब को हमने एक पत्र लिखा है और आज ही उसका उल्लेख मैंने हमारे कीर्तिकर साहब को कहा और साहब ने भी कहा एक कॉपी मुझे दो। मैं ये एम्यूनिटी स्कीम करने के लिए साहब भी हमें वहाँ पे मदद करने वाले हैं और हमें हमारी सरकार से एक आश्वासन मिला है कि आने वाले 2 या 3 महीने के अंदर ये OC की एम्यूनिटी स्कीम, अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट की एम्यूनिटी स्कीम और स्टैम्प ड्यूटी की एम्यूनिटी स्कीम वहाँ पे हम लोग जाहिर करने वाले हैं। तो इस तरह का एक बड़ा काम इस मुंबई शहर के लोगों के लिए, इस मुंबई के गृह निर्माण सहकारी संस्था के लिए वहाँ पे होने वाला है। महाराष्ट्र कोऑपरेटिव एक्ट या उसमें 13B में अगर आप देखें तो गृह निर्माण सहकारी संस्था के लिए एक स्वतंत्र चैप्टर वहाँ पे अभी आया हुआ है। और ये चैप्टर लाने का जरूरत इसीलिए पड़ा कि हम लोग जब भी बात करते हैं सहकारी संस्था, कोऑपरेटिव सेक्टर, तो कोऑपरेटिव सेक्टर में खाली हाउसिंग सोसाइटी आती है क्या? तो नहीं, कोऑपरेटिव सेक्टर में हमारी बैंक आती है, पत्र संस्था आती है, कंज्यूमर सोसाइटीज आती है, शुगर फैक्ट्रीज आती है, ये सभी संस्था इस कोऑपरेटिव सेक्टर में आती है। तो कोऑपरेटिव सेक्टर में जो आने वाली ये संस्था है, ये फाइनेंस क्रिएट करने वाली संस्था है या आर्थिक उलाढाल करने वाली ये संस्था है, जहां पे गृह निर्माण सहकारी संस्था ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। और इसीलिए हमारे सरकार ने इस बारे में सोचा और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव एक्ट 13B में उन्होंने 154B 1 से लेके 31 तक एक नियमावली वहां पे बनाई है, लेकिन वो नियमावली अभी तक प्रसिद्ध हुई नहीं है। उसके लिए भी हम काम करने वाले हैं और ये नियमावली प्रसिद्ध करके अपने मॉडल बायलॉज में इसका हम लोग वहाँ पे इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं।
ये सभी काम या हाउसिंग फेडरेशन या मुंबई डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के माध्यम से आने वाले समय में हम करने वाले हैं। सभी लोगों को मैं यही विनती करता हूं, अगर आप किसी हाउसिंग फेडरेशन के अगर मेंबर नहीं हैं तो आपको आज हम लोग ने यहाँ पे फॉर्म भी दिया गया है, आप जल्द से जल्द उस हाउसिंग फेडरेशन के आप मेंबर हो जाओ। और ये जो मैंने सभी आपको मार्गदर्शन यहाँ पे किया है, ये आपको मार्गदर्शन फ्री ऑफ कॉस्ट में और कायदे का आधार से हम लोग आने वाले समय में आप सभी को दे पाएंगे। और मुझे फिर से एक बार हमारे खासदार साहब कीर्तिकर साहब का मनपूर्वक मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि इतनी बड़ी संख्या में आज इस क्षेत्र के लोग, हाउसिंग सोसाइटी के लोग यहाँ पे आए और आपको एक अच्छा मार्गदर्शन देने का काम आयोजकों के माध्यम से यहाँ पे हुआ है। फिर से एक बार मैं सभी का मनपूर्वक आभार व्यक्त करता हूँ और मेरा भाषण यहाँ समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।